नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 3 की यूनिट 37 जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होती हैं, इनका कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स होती हैं, तो इन सभी को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं साथियों। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन काउंसिल थी उनको लाया गया था बेसिकली जो कंज्यूमर हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। बेसिकली इनका जो पर्पस था कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, वो एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करने का था कि जो ग्राहक हैं वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें, अपने कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, किसी तरह से उनके साथ चीटिंग ना हो पाए। द स्कोप इज़ नॉट रिगार्डिंग डायरेक्टली डीलिंग विद द कंज्यूमर कंप्लेन वगैरह से डायरेक्टली ये डील नहीं करते हैं, बट उनका जो काम है बेसिकली वो प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर। तो जो राइट कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। बेसिकली ये एजुकेशन या अवेयरनेस के फैलाने के लिए बनाई गई संस्था है। द हाईएस्ट काउंसिल इज द सेंट्रल काउंसिल। जो सेंट्रल काउंसिल है वो हाईएस्ट लेवल पे है, हु हैज़ अ ज्यूरिडिक्शन फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे देश में इसका ज्यूरिडिक्शन है। उसके नीचे हमारी स्टेट काउंसिल होती हैं हर एक स्टेट के लिए, और स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। तो 3 टियर सिस्टम है ये बेसिकली। सेंटर में एक काउंसिल, स्टेट्स में अलग अलग काउंसिल, और फिर हर एक स्टेट में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है एक काउंसिल को जिसको हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहते हैं, या सेंट्रल काउंसिल भी इसको कॉमनली कहा जाता है। अब सेंट्रल काउंसिल में कौन कौन होते हैं, इसमें हमारे जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं कंज्यूमर अफेयर के सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो चेयरमैन होंगे इस काउंसिल के, और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं या नॉन ऑफिशियल मेंबर इसमें शामिल होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें बाकी जो होंगे वो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसमें होंगे, बट इसके जो चेयरमैन होंगे वो मिनिस्टर इंचार्ज जो कंज्यूमर अफेयर के होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इसके इंचार्ज होंगे। अब सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग का क्या प्रोसीजर है। इनकी मीटिंग जब भी एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो तब इनकी मीटिंग बुलाई जा सकती है, बट एटलीस्ट वंस इन ईयर, यानी कि साल में एक बार तो होनी ही है, वो मैंडेटरी है। बट उसके अलावा भी अगर कभी भी ज़रूरत होती है तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड देयर मीटिंग शुड बी कॉल्ड। फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ मीटिंग द प्रोसीजर शैल बी एज मे बी डिस्क्राइब्ड। तो जैसी भी ज़रूरत होगी, जैसा भी प्रोसीजर होगा, उस हिसाब से इसकी एजेंडा मीटिंग का सेट हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन काउंसिल्स के। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करे कि इनके ऑब्जेक्टिव हैं कि जो कंज्यूमर के राइट हैं उनको प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसिल एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जो सेक्शन 6 है कोपरा का, उसमें ये दिया हुआ है कि इनके है कि प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें कंज्यूमर के राइट। कंज्यूमर के राइट कौन कौन से, जैसे कि हमने जो 6 राइट्स पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, सेम वही यहाँ पर दिए हुए हैं। एक एक करके शॉर्ट में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इन राइट्स को डिस्कस किया था। द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसे राइट जो कोई भी ऐसी गुड्स या सर्विस कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती हैं जो कि उनकी जीवन के लिए हैजार्डस हैं, उनकी लाइफ के लिए या उनकी प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस हैं, नुकसानदेह हैं, तो ऐसी गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्शन कंज्यूमर को मिलना चाहिए। सेकंड हमारा आता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी गुड या सर्विस गुड्स जो मिलने वाली हैं पर्सन को, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे जो चीज़ दी जा रही है, जो गुड दी जा रही है, उसकी क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की है, क्वांटिटी कितनी है, 1 किलो है, आधा किलो है, कितना है पैकेट, पोटेंसी कितनी है, कितनी पावरफुल है, प्योरिटी कितनी है, मिलावट वगैरह तो नहीं है उसमें, स्टैंडर्ड कैसा है, और प्राइस कितना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें लेवल पे मेंशन होनी चाहिए, पूरी जानकारी कंज्यूमर को दी जानी चाहिए। थर्ड हमारा आ जाता है कि राइट टू बी एश्योर्ड वेयर एवर पॉसिबल फॉर एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस। तो कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो कस्टमर है उनको एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि आपको दूसरे ऑप्शन ही नहीं है। तो अलग अलग तरह के ऑप्शन होने चाहिए जिसमें से कस्टमर अपने हिसाब से गुड्स या सर्विस कम्पिटिटिव प्राइस पे चूज कर सके, यानी कि किसी तरह की मोनोपोली वगैरह नहीं होना चाहिए। मजबूरी में ऐसा ना हो कि कोई कस्टमर के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी में एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट है, वही उसको लेना है, चाहे वो सस्ता मिले या महंगा मिले, क्योंकि उसको ज़रूरत है तो उसको वही खरीदना होगा, उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी एश्योर्ड दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एंड अप्रोप्रिएट फोरम। तो बात सुनी जानी चाहिए, सही एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनको ड्यू कंसिडरेशन मिलेगा अप्रोप्रिएट फोरम में। दूसरा हमारा है कि राइट टू सीक रिट्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कहीं होती हैं, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जाती है कंपनीज के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस या अनसर्कमप्लस एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का, तो उसके अगेंस्ट में उनका रिड्रेसल अगर वो सीक करना चाहें तो वो कहीं जा सकते हैं, उनको राइट फोरम प्रोवाइड किया जाए। द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो कंज्यूमर को एजुकेशन का पूरा राइट है, उनको पूरी चीज़ें पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। तो ये तो जो काउंसिल के ऑब्जेक्टिव हैं कि ये सारे जो राइट हैं इनको प्रोटेक्ट करना। ये राइट किसके हैं? ये राइट हैं हमारे कंज्यूमर्स के, और इनको प्रोटेक्ट करने का और इनको प्रमोट करने का, कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में बताने का काम किसका है? जो काउंसिल्स हैं उनका यही ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम बात करें स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, तो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया है। वो कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और स्टेट काउंसिल बाय इशूइंग नोटिफिकेशन उनको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। द स्टेट काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर। कौन कौन इसमें मेंबर होंगे? मिनिस्टर इंचार्ज जो कंज्यूमर अफेयर के होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो इसके चेयरमैन होंगे। सेंट्रल के केस में हमने देखा था, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो इंचार्ज होंगे कंज्यूमर अफेयर के, वो चेयरमैन होंगे। स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर के इंचार्ज जो मिनिस्टर होंगे, वो उस काउंसिल के, स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे। सच नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्रिस्क्राइब कर रखा हो उस तरह से उनके जो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर इसके पार्ट होंगे। तीसरा हमारा है सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेंट्रल काउंसिल के अलावा। सेंट्रल काउंसिल में क्या है, जो भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर वही पार्ट होंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, उसमें स्टेट ने तो जो मेंबर अपने ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रखे ही हैं, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कर सकती है स्टेट काउंसिल में, लेकिन उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होगी, नॉट एक्सीडिंग 10। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स एवरी ईयर। 2 साल में 2 मीटिंग इनकी होनी चाहिए कम से कम, और बाकी एज एंड व्हेन नेसेसरी उसके अलावा भी वो मीटिंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 8A सेक्शन 8A सब सेक्शन 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कहा गया है कि इसमें ये मेंबर होंगे। तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। कलेक्टर इसके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके चेयरमैन होंगे, और दूसरे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बाकी कौन ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर इसके होंगे। चेयरमैन कौन होंगे इसके? जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी एज एन व्हेन नेसेसरी मीटिंग करेगी, और एटलीस्ट इनकी 2 मीटिंग साल में होनी जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है, उसने एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह इस्टेब्लिश करने की, जैसे कि हमारे अदर सेक्टर में जो रेगुलेशंस हैं वो ट्राई है या FSSAI है, उस तरह से एक CCPA भी बना दिया गया है। टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर। तो काम वही है कि इनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और इन्फोर्स करना राइट ऑफ कंज्यूमर। ये क्या करेंगी? रेगुलेट करेंगी मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब ये जो संस्था है CCPA, इसका ये काम होगा कि ये जो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इस तरह की जो चीजें होंगी उनको रेगुलेट करेगी। CCPA विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा, इनके पास पावर होगी इन्वेस्टिगेट करने की, हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। तो DG के द्वारा हेड की जाएगी इन्वेस्टिगेशन विंग, जो इनका होगा वो DG के द्वारा हेड की जाएगी, विच में कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इन सच वायलेशन। तो इस तरह का कोई वायलेशन अगर होता है तो उसमें DG
के अंडर जो इनका इन्वेस्टिगेशन विंग है वो क्या करेगा, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। CCPA विल कैरी आउट फॉलोइंग फंक्शन इंक्लूडिंग इंक्वायरी इनटू वॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, इन्वेस्टिगेशन, लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम। तो CCPA क्या करेगा, जो इंक्वायर करेगा पहले तो जो भी वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट हुआ है, एंड और क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एंड लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम, और जो अप्रोप्रिएट फोरम पे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करेगा। ऑर्डर पास कर सकता है टू रिकॉल गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज दैट आर हजार्डस, जो भी गुड्स या सर्विस जो नुकसानदेह हैं, हजार्डस हैं कंज्यूमर के लिए, उनको रिकॉल करने का ऑर्डर पास कर सकता है। साथ ही जो प्राइस पे किया गया है उसको रीइंवर्स करने का ऑर्डर कर सकता है। किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर पास कर सकता है एज डिफाइंड इन द एक्ट। इशूइंग डायरेक्शन टू द कंसर्न ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, तो कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या एडवर्टाइजर है, पब्लिशर है, तो उसको ऑर्डर कर सकता है कि आपने जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिया है उसको हटा दीजिए या उसको मॉडिफाई करिए। तो इस तरह का ऑर्डर जो है ये फोरम पास कर सकते हैं, ये CCPA पास कर सकता है। पेनल्टी इंपोज कर सकता है, साथ ही इशूइंग सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट द अनसेफ गुड्स एंड प्रैक्टिस सर्विसेज, पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है कंपनीज के ऊपर। साथ ही जो सेफ्टी नोटिस हैं वो भी कंज्यूमर के लिए निकालेगा कि क्या चीज़ आपके लिए अनसेफ है, कौन सी गुड्स और सर्विसेज आपके लिए सेफ नहीं है। अब जो प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं कि ताकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके, तो जैसे जैसे हमारे इंटरनेट का ईरा या मीडिया का प्रेजेंस बढ़ रही है, तो जो नया जो एक्ट आया था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 वाला है, वो इंटेंड करता है कि जितनी भी तरह के ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी या जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, इन सभी के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो एडवर्टीजमेंट हैं या जो पब्लिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, वो कहीं मिसलीडिंग ना हो। तो उस तरह से इट इज़ प्रिवलेंट मार्केट प्रैक्टिस टू इंगेज इमिनेंट पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटीज़ फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे कि अभी हमें दिखाया जाता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में जो पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको हायर किया जाता है और उनसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कराया जाता है। अब ये सब पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको लाया जाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें, उसका एडवर्टीजमेंट करें, बट एक्चुअली वो क्या होता है, वो ऑफन मिसलीडिंग होता है और उस प्रोडक्ट को अनरियलिस्टिक टाइप के क्लेम उस एडवर्टीजमेंट्स में किए जाते हैं। However, when some unfair practices are exposed, these celebrity endorse are quick to dissociate themselves with the product and companies। और कई बार क्या होता है कि जब कुछ चीज़ आगे निकल के आती हैं तो ये सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो उस प्रोडक्ट का अभी तक इंडोर्समेंट कर रहे थे, वो बाद में क्या होता है, उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, उससे अपना हट जाते हैं। तो ये फील किया जाता है कि एग्जिस्टिंग लॉ जो पहले वाला था, 1986 वाला हमारा जो लॉ था, वो उतना जो था डेटरेंट नहीं था कि वो डिस्करेज कर सके मैन्युफैक्चरर को या पब्लिशर को कि वो इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो ना करें। इसीलिए क्या है, 2019 के अंदर ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को टैकल करने के लिए और लायबिलिटी फिक्स करने के लिए एंडोर्सर और सेलिब्रिटीज़ के लिए यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं। अब इस लॉ के अंदर जो हमारा CCPA है वो क्या, फर्स्ट टाइम इन्फो अगर ऑफेंस होता है तो एक 10 लाख तक की जो पेनल्टी है और इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर जो है वो फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस में कर सकता है मैन्युफैक्चरर पे या इंडोर्सर पे 10 लाख तक की पेनल्टी और साथ ही 2 साल तक का इम्प्रिजमेंट कर सकता है। और सब्सिक्वेंटली अगर दोबारा से वही ऑफेंस अगर वो पर्सन करता है सेकंड टाइम, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के केस में 50 लाख का जो फाइन हो सकता है और इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 साल तक का जा सकता है, 2 साल से बढ़ के 5 साल हो सकता है। साथ ही CCPA जो है वो कैन ऑल्सो प्रोहिबिट द इंडोर्सर ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट फ्रॉम endorsing that particular product or services for a period up to 1 year। और साथ ही ये जो कोई पर्सन है, सेलिब्रिटी है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है, उसको भी बैन कर सकता है कि वो फर्दर 1 साल के लिए उस प्रोडक्ट को इंडोर्स ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो हैं प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं हमारे नए 2019 वाले एक्ट में और CCPA को ये सारी पावर्स दी गई हैं। तो इसमें क्या है, अब इसके थ्रू बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है केवल मैन्युफैक्चरर की नहीं है, इंडोर्सर के ऊपर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप जब भी कोई क्लेम करें किसी प्रोडक्ट के फेवर में तो एटलीस्ट आपको रियलिटी चेक उसका करना है, ड्यू डिलीजेंस आपको प्रॉपरली कर लेना है। अब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ
कुछ एक ओकेजन्स में क्या होता है, जब हम कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं, कोई कंज्यूमर खरीदता है, तो वहाँ पर पहले हमें क्या है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्जीक्यूट करना होता है कि हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसके फॉलो करेंगे और टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या उसमें लिखा हुआ है वो जनरली कोई भी नहीं पढ़ता है। तो उस केस में, और वो कई बार क्या होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हाईली अनफेयर होता है, पूरी तरह से उसमें जो चीज़ें होती हैं वो वेंडर के पक्ष में होती हैं और कंज्यूमर के अगेंस्ट में चीज़ें लिखी होती हैं। तो कई एज द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो देयर आर सेवरल ओकेजन व्हेन अ कंज्यूमर विल हैव टू एग्जीक्यूट अ क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ परचेज थ्रू एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो जब ऑनलाइन मार्केट प्लेस से हम कुछ परचेज करते हैं कई बार कोई कंज्यूमर, तो वहाँ पे क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमें टिक करना होता है, साइन करना होता है बेसिकली। तो उसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं हाईली वन साइडेड होते हैं मोस्टली, जहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट जो वेंडर के हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और कंज्यूमर के पास कोई भी चांस नहीं होता है नेगोशिएशन और बार्गेन करने का या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। तो वन साइडेड एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं काफ़ी हद तक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये डिलेमा आज के दिन में जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 2019 का जो एक्ट है उसमें इसके अगेंस्ट भी रेमेडी प्रोवाइड की गई है कि अगर इस तरह के कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एम्बिग्यूटी होती है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पर क्या उसके अगेंस्ट भी वो एक रेमेडी प्रोवाइड की गई है, उसके अगेंस्ट भी पर्सन जाके सीख कर सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब इस तरह की एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने की हु शैल क्वालिफाई एज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किसको माना जाएगा? द एक्ट इटसेल्फ हैज प्रोवाइडेड अ डेफिनेशन फॉर द सेम। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हम इस एक्ट के तहत किसको कहा जाएगा, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन की जा सकती है या एक्शन जो लिया जा सकता है, तो वो हैं कोई रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू मेक मैनिफेस्टली एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अ परफॉर्म एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कंज्यूमर को ये कहा जाता है कि एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने के लिए कहा जाता है, तो वो हमारा अनफेयर की उसकी कैटेगरी में आएगा। साथ ही एक पेनल्टी की लगाने की बात की जाती है अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, जो कि क्या है, पूरी तरह से डिसप्रोपोर्शनेट है टू द लॉस अकर्ड। अब मान लीजिए सामान 10 रुपये का खरीदा जा रहा है और पेनल्टी की बात हो रही है 100 रुपये की, तो पूरी तरह से डिसप्रोपोर्शनेट है और कंज्यूमर के हित में नहीं है, उनके अगेंस्ट है कि अगर कंज्यूमर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, ब्रीच करता है, किसी वजह से वो काम नहीं कर पाता है, तो क्या है, उसको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि उस डिसप्रोपोर्शनेट है उस अमाउंट से जिस अमाउंट का प्रोडक्ट या सर्विस ली जा रही है। या फिर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अर्ली रिपेमेंट ऑफ डेप्ट और पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल पेनल्टी। अर्ली कई बार क्या होता है, कुछ जैसे हम अगर बैंकिंग सर्विसेज की केस में ही देख लें, तो अगर कोई पर्सन है वो उसने कोई लोन अवेल किया है और वो जल्दी अर्ली पेमेंट करना चाहता है, रिपेमेंट करना चाहता है, तो वहाँ पर कई केसेस में क्या होता है कि अर्ली रिपेमेंट जो करता है वहाँ पर उनको कुछ एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अर्ली रिपेमेंट जो है, या तो कई केसेस में बैंक रिफ्यूज़ करते हैं या फिर उनको कुछ एक पेनल्टी या पीनल इंटरेस्ट वगैरह उस पर चार्ज करते हैं। तो ये भी एक तरह से अगर थोड़ा ज़्यादा है या अनरियलिस्टिक टाइप की पेनल्टी उसमें हो रही है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड की कैटेगरी में आ सकता है। Entitles a party to contract to terminate such contract unilaterally without reasonable cause। और इसमें क्या है, मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बनाया गया है कि उसमें वेंडर को या इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ये लिबर्टी दी गई है कि वो वन साइडेड उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यूनिलेटरली कर सकते हैं विदाउट रीजनेबल कॉज। तो अगर ऐसा प्रोविजन उसमें दिया गया है तो वो भी गलत है, वो भी अनफेयर की कैटेगरी में आएगा। इनेबल अ पार्टी टू असाइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट्रीमेंट टू द अदर पार्टी हु इज कंज्यूमर विदाउट हिज कंसेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर को उस चीज़ का पता भी नहीं है, उसके कंसेंट भी उसमें नहीं है। इम्पोजेज ऑन कंज्यूमर एनी अनरीजनेबल चार्जेस ऑब्लिगेशन कंज्यूमर। तो कोई ऐसा कंडीशन उसमें चार्जेस वगैरह कुछ इस तरह से लगाए गए हैं जिससे कि जो कंज्यूमर है वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज की तरफ जा रहा है, वो काफ़ी उसको दिक्कत होने हो सकती है फ्यूचर में, जो एक तरह से अनफेयर दिखाई देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अनफेयर प्रैक्टिस की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो जो भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात होती है वहाँ पर अगर कंप्लेन होती हैं, तो जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो हैं कंसिडरेशन 10 करोड़ से कम की हैं, तो ये जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिड्रेसल कमीशन जो है हमारा, उनके पास ये सारी कंप्लेंट्स जाएंगी 10 करोड़ के नीचे की। और जो 10 करोड़ से ऊपर की हैं, जहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा का कंसिडरेशन की बात हो रही है, वो हमारी जाएंगी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने अमाउंट तक की, 10 करोड़ से कम की स्टेट
कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाएंगी, 10 करोड़ से ऊपर की नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाएंगी। अब एक यहाँ पे बात आती है डेटा प्रोटेक्शन की। जब डेटा प्रोटेक्शन को भी इस एक्ट के अंदर लाया गया है, इससे क्या है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर ने कोई कॉन्फिडेंस में दी है, तो उसको, उनका जो डेटा है उसको गलत तरह से यूज ना किया जाए। द एक्ट हैज ब्रॉट इन एन एस्पेक्ट डेटा प्रोटेक्शन ऑल्सो अंडर द स्कोप ऑफ द एक्ट बाय मेकिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन given confidence by the consumer and untrade practice unless such disclosure has been made in accordance with the provision of any law at the time being in force। तो कोई भी कंज्यूमर ने अगर कोई अपनी इंफॉर्मेशन दी है किसी सर्विस प्रोवाइडर को, किसी मैन्युफैक्चरर को, एडवर्टाइज़र को, सर्विस प्रोवाइडर को, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज, उसका डेटा जो है वो डिस्क्लोज ना किया जाए अनलेस कि कोई ऐसा लॉ है जो ऐसे डिस्क्लोजर की मांग करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो नया जो एक्ट है हमारा, वो ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है इन इट्स एम्बिट एंड ब्रिंग विद इन इट्स स्कोप द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो प्रोडक्ट सेलर को डिफाइन किया गया है कि कोई पर्सन जो इन्वॉल्व है प्लेसिंग द प्रोडक्ट फॉर अ कमर्शियल पर्पज एंड सच वुड इंक्लूड एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज वेल। तो कोई भी जो प्रोडक्ट सेलर का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को कमर्शियली सेल वगैरह करने के लिए, तो उसमें ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। द प्लिया दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेयरली एक्ट एज प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर विल नॉट हैंस फोर्थ बी एक्सेप्टेड एज वैलिड। तो पहले क्या होता था, कंज्यूमर डिस्प्यूट में कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म थे जैसे हमारे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है, ये कहते थे कि हम जो है वो मेयरली एक प्लेटफॉर्म है, हम डायरेक्टली हम जो है अपना कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं है, हम नहीं सेल कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अलग अलग जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं उसको, इसीलिए हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है, इसको एक इस एक्ट में ऐसा दे दिया गया है 2019 वाले में कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो भी हमारे किस कैटेगरी में आ गए हैं, वो भी प्रोडक्ट सेलर की कैटेगरी में उनको रखा गया है। देयर आर इंक्रीज लायबिलिटी रिस्क फॉर मैन्युफैक्चरर एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर। Considering that the new act, manufacturer will be liable in product liability action even where he proved that he was not negligent। और तो कोई भी अगर नुकसान होता है प्रोडक्ट से, किसी तरह का कोई गड़बड़ होती है, तो उसमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है उनकी काफ़ी ज़्यादा लायबिलिटी बनेगी। यहाँ तक कि अगर वो ये प्रूव भी कर दें कि वो नेग्लिजेंट नहीं थे या फ्रॉडुलेंट नहीं थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या उसको करने में, बट फिर भी उनकी लायबिलिटी, अगर उससे कोई नुकसान होता है, उनकी लायबिलिटी उसमें फिक्स की जाएगी। सर्टेन एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर न्यू एक्ट from liability claims such as that the product seller will not be liable where the product has been misused, altered or modified। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि हर एक केस में प्रोडक्ट जो सेलर है उसकी या मैन्युफैक्चरर है उसकी लायबिलिटी बन रही है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को मिसयूज़ किया गया है, मिसयूज़ मतलब जैसे उसको बताया गया है जिस काम के लिए है उसके अलावा किसी और काम में लिया गया, किसी और तरह से यूज़ किया गया है, मिसयूज़ किया गया है, या उसमें कुछ अल्टरेशन किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, देन इन दैट केस the manufacturer or product seller will not be liable। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। कुछ एक इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, उनको एक बार देखते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज द एपेक्स काउंसिल हैविंग ऑल इंडिया ज्यूरिडिक्शन। तो ये साथियों बिल्कुल सही है। हमने देखा था ये 3 टियर सिस्टम है, सेंट्रल है, फिर स्टेट में है और फिर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सेंट्रल वाला जो है वो एपेक्स है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ये भी बिल्कुल सही है साथियों। जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही कंज्यूमर के जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं वही इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन होंगे। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है साथियों, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार तो कम से कम मिलना ही है, बाकी एज एंड व्हेन नेसेसरी, इस तरह से है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन जो है वो हमारे कौन होंगे, मिनिस्टर इन चार्ज कंज्यूमर अफेयर के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले वो इसके इंचार्ज होंगे। तो यही इस तरह के क्वेश्चन साथियों इस चैप्टर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आएंगे। कौन किसके इंचार्ज होंगे, सेंट्रल को कितनी बार मीटिंग करनी होगी, स्टेट में कितनी बार मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट वाले को कितनी बार मीटिंग, और साथ ही हमारे
कि पेनल्टी कितनी लगा सकते हैं, 50 लाख तक का है और 5 साल का है अगर 2 बार ऑफेंस करता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंस में हमारा 10 लाख और 2 साल की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।